issue of debentures for consideration other than cash में when a company purchases assets or business of another company and issues its debentures in part or full satisfaction of purchase consideration, such issue of debenture is called as issue of debentures for consideration other than cash. तो issue of debenture for consideration other than cash में जब एक कंपनी एसेट्स परचेज करती है या किसी दूसरी कंपनी का बिजनेस परचेज करती है और उनको उस एसेट्स की या बिजनेस की प्राइस पे करने के लिए अपनी कंपनी के डिबेंचर्स दे देती है इन पार्ट ऑफ फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, तो ऐसे दिए गए डिबेंचर्स को इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश कहा जाता है। तो इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के अंदर यहाँ पर फर्स्ट पार्टी जो इन्वॉल्व होती है वो परचेजिंग कंपनी होती है। सेकंड कंपनी इसमें वेंडर कंपनी इन्वॉल्व होती है और थर्ड इसमें प्राइस कंसिडरेशन इन्वॉल्व होती है। परचेजिंग कंपनी मींस जिस कंपनी ने एसेट्स को परचेज करा है। वेंडर कंपनी मींस जिसने एसेट्स को सेल करा है। और परचेज कंसिडरेशन मींस प्राइस, जिस प्राइस पे आपने एसेट को परचेजिंग कंपनी ने बाय करा है वो परचेज कंसिडरेशन है। तो जब हम इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का टॉपिक करते हैं तो ये टॉपिक हमारा 100% जर्नल एंट्रीज पर बेस्ड है। तो इस टॉपिक में हमें जर्नल एंट्रीज करनी होती हैं और जो जर्नल एंट्रीज मांगी जाती हैं वो परचेजिंग कंपनी की बुक्स में मांगी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि वेंडर कंपनी जो सेलिंग कंपनी है वो जर्नल एंट्रीज नहीं करती होगी। ऑब्वियस है कि अगर बायर है तो सेलर भी है, तो लेकिन हमारे सिलेबस में जो एंट्रीज है वो परचेजिंग कंपनी के बुक्स में है, ना कि वेंडर कंपनी की बुक्स में। तो हम परचेजिंग कंपनी बुक्स में जर्नल एंट्रीज डालते हैं जब हम एसेट्स को खरीदते हैं। जब ये एंट्रीज डाली जाती हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए, तो ये एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज जो होती हैं वो 3 स्टेप्स में होती हैं, या इस टॉपिक के अंदर 3 एंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट एंट्री होती है ऑन परचेज ऑफ एसेट्स और बिजनेस ऑफ अनदर कंपनी। जब आप दूसरी कंपनी से एसेट्स या बिजनेस खरीदते हैं तो जो जर्नल एंट्रीज हैं वो जर्नल एंट्रीज हम डालते हैं बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी में। तो परचेजिंग कंपनी अपनी बुक्स में एसेट परचेज करने पर एंट्री डालती है। ध्यान से सुनेंगे। एसेट और एसेट्स बाय नेम अकाउंट डेबिट। एसेट और एसेट्स बाय नेम अकाउंट डेबिट का मतलब है कि अगर आपके क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा कि हमने बिल्डिंग परचेज करी है तो यहाँ पर आप बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करेंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा है मशीन परचेज करी तो मशीन अकाउंट डेबिट करेंगे। अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग भी परचेज करी है, मशीन भी परचेज करी है, स्टॉक परचेज करा है,
फर्नीचर परचेज करा है, तो जो जो एसेट्स आपने परचेज करी होंगी उन एसेट्स को उनके नाम से इंडिविजुअली आपने डेबिट करना है, क्योंकि परचेजिंग कंपनी को यहां पर एसेट्स मिल रही हैं। और अगर क्वेश्चन के अंदर आपको एसेट्स के नाम नहीं दिए होंगे तो क्वेश्चन में ऐसे लिखा आता है एक्स लिमिटेड परचेज्ड एसेट्स ऑफ वाई लिमिटेड। तो देन इन दैट केस जब एसेट का नाम ना हो तो इन दैट केस हम एंट्री में लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। और इसके बाद हम क्रेडिट करेंगे वेंडर्स अकाउंट। वेंडर मींस जो सेलिंग कंपनी है, जो सेलर है, उसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जो वेंडर है जिससे हमने एसेट खरीदी है वो हमारी बुक्स में हमारा क्रेडिटर बन जाएगा। तो क्रेडिट द गिवर का रूल लगा करके हम उसको क्रेडिट करेंगे और हमारी बुक्स में क्रेडिटर की पोजीशन में आ जाएगा। तो हमारी एंट्री हो जाएगी एसेट्स या सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। और ये ध्यान रखना है कि अगर एसेट के नाम दिए हैं तो एसेट के नेम से ही एंट्री करनी है, अगर एसेट के नेम्स नहीं है तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट को डेबिट करना है। अभी एंट्री पूरी नहीं हुई है, नेक्स्ट मतलब इसी में ही वैरायटी ऑफ एंट्रीज हैं। कई बार क्वेश्चन में लिखा आता है, ये तो एसेट्स परचेज करने पे हो गई, कई बार क्वेश्चन में लिखा आता है एक्स लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ वाई लिमिटेड। सॉरी, क्वेश्चन में लिखा था एक्स लिमिटेड परचेज्ड बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड का बिजनेस परचेज करा, तो एक्स लिमिटेड परचेज बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड में कोई एसेट का नाम नहीं आ रहा है, लिखा है परचेज बिजनेस। अगर इस तरह की लैंग्वेज आए क्वेश्चन में और एसेट्स मेंशन ना हो तो हमारी एंट्री होगी बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। यहां मैं एग्जाम्पल के साथ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता लगे कि वेंडर की जगह पर वेंडर का नाम लिखना होता है। और ये एंट्री जो है ये परचेजिंग कंपनी, अगर मैं इस एग्जाम्पल को लेकर चलूं तो परचेजिंग कंपनी इसमें एक्स लिमिटेड है, तो एक्स लिमिटेड इस एसेट की एंट्री डाल रही है, तो हमारी एंट्री हो जाएगी बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। इसके बाद बिजनेस टेक ओवर, थर्ड टाइप की एंट्री होती है इसी सेम टॉपिक के अंदर, परचेज करने पर बिजनेस टेक ओवर। अभी बिजनेस टेक ओवर क्या होते हैं? बिजनेस टेक ओवर ऑफ वेंडर कंपनी में, बिजनेस टेक ओवर ऑफ वेंडर कंपनी के अंदर क्वेश्चन में लिखा आता है एक्स लिमिटेड परचेजिंग कंपनी है, एक्स लिमिटेड परचेज्ड एसेट्स ऑफ वाई लिमिटेड, तो हम एंट्री डालेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। एंड उसी ही क्वेश्चन में लिखा होगा एंड लायबिलिटीज ऑफ रुपीज सो एंड सो। यानी जब परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी की या वेंडर कंपनी से उनकी एसेट्स भी ले लेती हैं और उनकी लायबिलिटीज भी ले लेती हैं, तो उसको हम बिजनेस टेक ओवर कहते हैं। इस कंडीशन के अंदर एक्स लिमिटेड बाइंग बायर कंपनी है, वो कहती है कि भाई आपकी आज से आपका पूरा बिजनेस हमारा हुआ, आपकी एसेट भी हमारी हो गई और आपकी लायबिलिटीज भी हमारी हो गई। तो यहां पर एसेट्स डेबिट हो जाएंगी और लायबिलिटीज क्रेडिट हो जाएंगी। क्वेश्चन में एसेट्स की वैल्यू भी दी होगी, क्वेश्चन में लायबिलिटीज की वैल्यू भी दी होगी। अब आपने एसेट में से लायबिलिटीज को माइनस करना है और जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा एसेट में से लायबिलिटी को माइनस करके, ये आपने लिखना है क्वेश्चन में टू वेंडर कंपनी।
यानी आपको यहाँ पर लिखना है, अगर आप नाम लेना चाहें तो एग्जाम्पल के मुताबिक अगर आप चलो तो वाई लिमिटेड वेंडर है, तो आप यहाँ पर वाई लिमिटेड लिख देंगे, ये आपकी वेंडर कंपनी है। अब ये वेंडर के आगे जो अमाउंट आएगा ये कैसे निकालेंगे? आपने क्या करना है, एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर देना है, और एसेट में से लायबिलिटीज को माइनस करने के बाद जो डिफरेंस आएगा उसको हम परचेज कंसीडरेशन कंसीडर करेंगे, यानी इसको हम प्राइस कंसीडर करेंगे। अब कैसे प्राइस कंसीडर होगा ये आपका, सपोज करते हैं कि यहाँ पर परचेजिंग कंपनी ने 10 लाख रुपए की सन्ड्री एसेट्स खरीदी और 2 लाख रुपए की सन्ड्री लायबिलिटीज टेकन अप करी ऑफ वाई लिमिटेड। तो आप क्या करेंगे, 10 लाख की एसेट्स में से 2 लाख की लायबिलिटीज माइनस कर देंगे, 8 लाख रुपए बच जाएंगे। ये जो 8 लाख रुपए बच जाएंगे, ये 8 लाख रुपए आपने वाई लिमिटेड वेंडर को देने हैं। तो वेंडर के आगे यहां पर आप वेंडर का जो अमाउंट है वो आप वेंडर के आगे यहां पर 8 लाख रुपए लिख देंगे। तो ये 8 लाख रुपए वेंडर के आगे आ जाएंगे। तो एंट्री हो जाएगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर्स अकाउंट। अब 8 लाख रुपए आप वेंडर को एज अ कंसीडरेशन पे करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन की आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन को पढ़ने से ही हो जाती है कि एसेट्स के नाम दिए हैं या सन्ड्री एसेट्स डेबिट करना है या एसेट और लायबिलिटी दोनों दिए हैं, दोनों को डेबिट करना है, ये पता लग जाता है क्वेश्चन को पढ़ते ही साथ। इसके बाद इस क्वेश्चन का फोर्थ वेरिएंट होता है, इसको हम कहते हैं व्हेन कंसीडरेशन इज ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में सन्ड्री एसेट्स पहले से ही गिवन होंगी, आपको परचेज कंसीडरेशन पहले से गिवन होगी। कैसे? क्वेश्चन समझते हैं, एग्जाम एंट्री समझते हैं। सपोज आपके क्वेश्चन में सन्ड्री एसेट्स गिवन है, तो आप एंट्री डालेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 10 लाख टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट 2 लाख, और वाई लिमिटेड से आपने एसेट खरीदी है, ये आपका वेंडर है। इस वेंडर के आगे आपको 7 लाख रुपीज की क्वेश्चन के अंदर, प्लीज लिसन केयरफुली, क्वेश्चन के अंदर आपको 7 लाख की परचेज कंसीडरेशन ऑलरेडी गिवन है कि भाई हमने एक्स के साथ कह दिया कि भाई हम आपकी 10 लाख रुपए की एसेट ले रहे हैं और हम आपकी 2 लाख रुपए की लायबिलिटी ले रहे हैं और 7 लाख हम आपको इसके लिए पे करेंगे। क्वेश्चन में लिखा गया। अब इस तरह की एंट्री में आप देखें तो आपके डेबिट की वैल्यू 10 लाख है और क्रेडिट की वैल्यू 9 लाख है। हमारा डिफरेंस टैली नहीं हो रहा है और 1 लाख की वैल्यू क्रेडिट में जा रही है। अब 1 लाख का डिफरेंस जो क्रेडिट में जा रहा है, यहाँ पर ये जो क्रेडिट में डिफरेंस चला गया, ये क्रेडिट में जो डिफरेंस गया, ये आपके लिए गेन है। अब ये गेन क्यों है? ये गेन आपके लिए इसीलिए है क्योंकि आपको एसेट्स जो मिल रही हैं वो आपकी 10 लाख की हैं और जो लायबिलिटीज आप उनकी पे कर रहे हैं वो 2 लाख की हैं और कंसीडरेशन आप उनको पे कर रहे हैं 7 लाख की। यानी एक तरीके से आप अपने वेंडर को 2 लाख रुपए की लायबिलिटी पे करते हुए 7 लाख कीमत भी पे कर रहे हैं कि भी हम आपको 7 लाख रुपए भी देंगे, 2 लाख हम आपकी लायबिलिटी भी पे करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि आप वेंडर को एक तरह से 9 लाख रुपए पे कर रहे हैं उनके लिए और एसेट्स आपको मिल रही है 10 लाख की। तो 1 लाख का आपको कैपिटल गेन हो रहा है
क्योंकि आपकी यहां पर जो नेट एसेट की वैल्यू है, वो नेट एसेट की वैल्यू एक्सीड कर रही है परचेज कंसीडरेशन से, यानी परचेज की वैल्यू से वो एक्सीड कर रही है। अब बच्चे बोलते सर ये नेट एसेट का मतलब क्या होता है? तो हम बच्चों को ये समझाते हैं कि नेट एसेट का मतलब होता है, ये हमने वैसे पार्टनरशिप में भी पढ़ा होता है, एसेट माइनस लायबिलिटी नेट एसेट्स होती हैं। तो हमने 10 लाख की एसेट ली, 2 लाख की लायबिलिटी ली, तो हमें जो नेट एसेट यहाँ पर मिल रही है वो 8 लाख की मिल रही है। तो 8 लाख की नेट एसेट है, 7 लाख रुपए हमने पे करने हैं। अब हमें एसेट मिल गई 8 लाख की, पेमेंट है केवल 7 लाख रुपए की, तो 1 लाख रुपए का हमें गेन हो रहा है। ये हमारा कैपिटल गेन है। ये जो कैपिटल गेन है, इसको हम लोग एक रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, जिसका नाम होगा कैपिटल रिजर्व। अब हमने ये पहले पढ़ा हुआ है क्लास 11th में भी, कि जितने भी कैपिटल नेचर के गेन या कैपिटल नेचर के प्रॉफिट्स होते हैं, उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। तो ये बिजनेस टेक ओवर है। तो जब बिजनेस टेक ओवर होते हैं, तो बिजनेस टेक ओवर में अगर आपको कीमत कम देनी पड़े, अगर आपको कीमत कम देनी पड़े और आपको एसेट्स ज्यादा की मिल रही हो, तो बिजनेस टेक ओवर में आपको कैपिटल गेन माना जाता है, उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन इसी ही टॉपिक के अंदर कई बार इसका रिवर्स भी हो जाता है। अब ये रिवर्स का मतलब क्या है? सेम क्वेश्चन है, आपने एसेट्स टेकन अप करी, आपकी एंट्री हो गई सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 10 लाख, टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट, टू वाई लिमिटेड वेंडर। यहां पर आपको प्राइस दी हुई है 9 लाख, यानी परचेज कंसीडरेशन, परचेज कंसीडरेशन क्वेश्चन में पहले से गिवन है 9 लाख रुपए की, और जो लायबिलिटीज हैं वो 2 लाख रुपीज की हैं, और आपको एसेट्स जो मिली हैं वो 10 लाख की हैं। तो एक तो रास्ता ये कि बाय ऑब्जर्वेशन मेथड भी आप देख सकते हैं अब, कि अब जो आप वेंडर को पे कर रहे हैं या वेंडर के लिए पे कर रहे हैं, वो टोटल आप 11 लाख रुपीज उनके लिए पे कर रहे हैं, और 10 लाख की हमें एसेट्स मिल रही हैं। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स कहते हैं सर यहाँ पर तो फिर हमें कैपिटल नेचर का लॉस हो रहा है। जैसे ऊपर कैपिटल नेचर का गेन हुआ तो यहाँ पर कैपिटल नेचर का लॉस हो रहा है, क्योंकि आप पे कर रहे हो ज्यादा, एसेट्स मिल रही हैं कम। तो हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि बेटा ये कैपिटल लॉस नहीं माना जाता। हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या अकाउंटिंग सिस्टम ये कहता है कि ये जो एक्सेस बिजनेस टेक ओवर में पेमेंट की गई होगी, ये हमने वेंडर कंपनी की गुडविल को बाय करने के लिए करी होगी, तो ये हमारी गुडविल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा अमाउंट। और यही हमारी परचेज गुडविल भी होती है, जिसको हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में पढ़ा था कि गुडविल परचेज कौन सी होती है, तो यही हमारी परचेज गुडविल भी होती है। तो अगर यही डिफरेंस आपका डेबिट में आ जाए, तो आप उसको गुडविल अकाउंट डेबिट लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर को। और अगर यही डिफरेंस आपका क्रेडिट में आ जाए, तो आप उसको कैपिटल रिजर्व लिखेंगे। अब यहां पर इस एग्जाम्पल में जो हमें नेट एसेट्स मिल रही हैं, वो 7 लाख की मिल रही हैं, आई एम सॉरी, 8 लाख की नेट एसेट्स मिल रही हैं। जो नेट एसेट मिल रही हैं वो 8 लाख रुपए की मिल रही हैं, और जो हम
परचेज कंसिडरेशन पे करेंगे वेंडर को, वो 7 लाख की है। तो हमें एसेट्स मिल रही हैं ज्यादा और परचेज कंसिडरेशन है कम, तो एक्सेस में जो नेट एसेट्स मिल रही हैं उसको हम अपनी कंपनी के लिए गुडविल कंसीडर कर करके डेबिट कर देंगे, क्योंकि डिफरेंस डेबिट में आ रहा है। ये तो सेट ऑफ एंट्रीज होती हैं, कैपिटल रिजर्व निकालना है, गुडविल निकालना। और जो इससे ऊपर वाली एंट्री थी उसमें आपकी नेट एसेट की वैल्यू और जो परचेज कंसीडरेशन थी, नेट एसेट और परचेज कंसीडरेशन दोनों की दोनों वैल्यू जो थी वो उसमें क्या थी, सेम थी। आप देख सकते हैं 10 लाख की एसेट थी, 2 लाख की लायबिलिटी थी, और 10 लाख में से 2 लाख माइनस करके जो हमने डिफरेंस निकाला था 8 लाख, वो हमारी कंसीडरेशन थी। तो टोटल अमाउंट डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया। और जो नॉर्मल वाले ऊपर वाले केस है उसमें सिर्फ एसेट्स खरीद रहे हैं, बिजनेस परचेज कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जब हम करते हैं बुक्स के अंदर तो ये ऐसे छोटे छोटे 5 या 6 इलस्ट्रेशन में डिवाइड होता है, जिसमें अलग अलग तरीके से परचेज की एंट्रीज को डालने को कहा जाता है। अब फर्स्ट स्टेप जब कंप्लीट हो जाता है हमारा, जिसमें हम एसेट्स को परचेज करने की एंट्री दिखाते हैं वेंडर कंपनी की बुक्स में, इस स्टेप नंबर 1 के बाद सेकंड स्टेप आता है, वेंडर को अब आपने परचेज कंसिडरेशन देनी है। ये बात याद रखनी है कि आपने जो अमाउंट इन परचेज की एंट्री के अंदर वेंडर के आगे लिखा है, जो अमाउंट आपने वेंडर के आगे मेंशन करा है किसी भी एंट्री के अंदर, वही अमाउंट आपकी परचेज कंसिडरेशन है जो आपको वेंडर को पे करनी है। अब वेंडर को हम ये कहते हैं कि हम आपको कुछ अमाउंट तो कैश में दे देते हैं और बाकी रिमेनिंग वैल्यू हम डिबेंचर्स में दे देते हैं। कैश देना जरूरी नहीं होता। कई क्वेश्चंस में लिखा आता है कि हमने वेंडर को कुछ अमाउंट पे कर दिया कैश में, सारा अमाउंट कैश में नहीं देना होता, और ये जरूरी भी नहीं है कि एंट्री में कैश पेमेंट कही गई हो। अगर कही गई है तो हम कैश दिखा देंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर कैश की पेमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम ये मान लेंगे कि वेंडर के आगे लिखी गई जो अमाउंट है हमें पूरा का पूरा डिबेंचर्स के फॉर्म में देने हैं। तो इसलिए स्टेप नंबर 2 लग सकता है जब क्वेश्चन में पार्ट पेमेंट करने की बात कैश में की गई हो। तो पार्ट पेमेंट मेड इन कैश, जब आप पार्ट पेमेंट कैश में करेंगे, जब आप पार्ट पेमेंट कैश में करेंगे तो आपकी एंट्री हो जाएगी वेंडर्स, वेंडर्स का नाम लिखना होगा आपको, डेबिट द रिसीवर, वेंडर डेबिट, इसके आगे आपने वो अमाउंट लिखना है जो आप उनको कैश में पे करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू। आपको ये बात पता है कि कोई भी पेमेंट कॉर्पोरेट में कैश में नहीं होती है, सारी चेक से पेमेंट होती है। अगर क्वेश्चन में कैश वर्ड लिखा भी आ जाए तो भी आपने टू बैंक के लिखना है। अब थोड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर ड्राफ्ट लिखा आ जाए, मैं लिख देता हूं ये बात आपके लिए यहाँ पर, कि अगर चेक से पेमेंट हो रही है तो भी बैंक लगाना है। कई बार लिखा है आ जाए पेमेंट मेड बाय बैंक ड्राफ्ट, तो फिर आपने बैंक ड्राफ्ट के केस में भी बैंक लगाना है। अगर आपके क्वेश्चन में पेड इन कैश लिखा आ जाए तो भी आपने बैंक लगाना है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके क्वेश्चन में लिखा आ गया एक्सेप्टेंस गिवन, अगर आपके क्वेश्चन में लिखा आ गया एक्सेप्टेंस, अगर एक्सेप्टेंस लिखा आ गया तो आप क्रेडिट में फिर बिल्स पेबल लिखेंगे। कारण आपने पे करने हैं पैसे, आपने लेने नहीं है, तो एक्सेप्टेंस गिवन करेंगे आप, तो यहाँ बिल्स पेबल लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में एक्सेप्टेंस गिवन आ गया तो बिल्स पेबल, अगर क्वेश्चन में लिखा आ गया प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट, तो भी बिल्स पेबल लिखेंगे। तो एक्सेप्टेंस गिवन में भी बिल्स पेबल, प्रोमिसरी नोट पीएन में भी, प्रोमिसरी नोट
अगर कई बार लिखा गया एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ एक्सचेंज, तो आप जो बिल ऑफ एक्सचेंज देंगे वो तो आपके लिए बिल पेबल है, तो एक्सेप्टेंस गिवन आ जाए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ जाए या प्रोमिसरी नोट आ जाए, इन सब केसेस के अंदर आपको बिल्स पेबल लिखना है, रेस्ट में आपको बैंक लिखना है। तो अब जितनी पेमेंट आपने वेंडर को दे दी होगी यहाँ पर चेक से या एक्सेप्टेंस के फॉर्म में, उसकी एंट्री आप यहाँ डाल देंगे, पर ये कंपलसरी नहीं है, क्वेश्चन में हो तो दिखाना है। इसके बाद स्टेप नंबर 3 में, जो कि आपका लास्ट स्टेप होगा एंट्री का, क्योंकि ये बहुत छोटे स्मॉल टॉपिक्स हैं चैप्टर के अंदर। इशू ऑफ डिबेंचर कंसिस्ट ऑफ ऑल स्मॉल टॉपिक्स, टॉपिक है 2-2 3-3 एंट्री वाले, उसके बाद क्वेश्चन खत्म हो जाता है। इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट चैप्टर, इट्स चैप्टर टू बी अंडरस्टूड, समझने वाला चैप्टर है, कॉन्सेप्ट को समझ करके करें तो होता चला जाता है। इसके बाद स्टेप नंबर 3 में आप वेंडर को डिबेंचर इशू करेंगे, तो इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। जब आप वेंडर्स को डिबेंचर्स देंगे तो आपको क्वेश्चन में सबसे पहले ये जानना होगा कि हम वेंडर को डिबेंचर दें तो कितने दें, तो दैट इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड टू वेंडर्स। इसका फॉर्मूला होगा परचेज कंसीडरेशन। अब परचेज कंसीडरेशन का मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है जो आपने वेंडर के नाम के आगे मेंशन करी थी, उस परचेज कंसीडरेशन में से जो आपने वेंडर को कैश पे कर दिया होगा वो आप माइनस कर देना, और नहीं पे करा होगा तो नहीं माइनस होगा, ऑब्वियस है। तो जो अमाउंट आपने अब वेंडर को डिबेंचर्स के फॉर्म में देना है उसको ऊपर लिखिए, उसको डिवाइड करिए इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर्स से। अब ये इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर क्या है, हमें ये बात पता है कि डिबेंचर्स हम पार पे भी इशू करते हैं, प्रीमियम पे भी इशू करते हैं और डिस्काउंट पे भी इशू करते हैं। तो एट पार पे, एट प्रीमियम पे या एट डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू किए जाते हैं। तो अगर आपने डिबेंचर पार पे देने हैं तो आप परचेज कंसीडरेशन को हम डिवाइड कर देंगे डिबेंचर की फेस वैल्यू से, और अगर हमने ये डिबेंचर प्रीमियम पे देने हैं तो हम परचेज कंसीडरेशन को डिवाइड कर देंगे फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, और अगर हमने डिस्काउंट पे डिबेंचर कमिट करे होंगे वेंडर्स को तो हम परचेज कंसीडरेशन को डिवाइड कर देंगे फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट करके। तो आपको क्वेश्चन में ये बताया गया होता है कि आपने वेंडर को डिबेंचर पार पे दिए हैं, प्रीमियम पे दिए हैं या डिस्काउंट पे दिए हैं, तो परचेज कंसीडरेशन को फेस वैल्यू एट पार के केस में, प्रीमियम के केस में फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम करके, डिस्काउंट के केस में फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट करके डिवाइड करेंगे। तो आपको ऐसा करने से जो आंसर मिलेगा दैट आंसर वुड बी नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड टू वेंडर्स। ये नंबर निकालने के बाद ही आपकी एंट्री कंप्लीट हो पाएगी आगे, अदरवाइज एंट्री ही नहीं हो पाती है। नंबर ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट होंगे तभी आप इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्री वेंडर्स के लिए कर पाएंगे। अब जब नंबर निकल जाएंगे एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट पे,
तो आप जब डिबेंचर इशू करेंगे तो अब एंट्री होगी डिबेंचर देने के लिए वेंडर को, एंट्री होगी आपकी वेंडर्स डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट, वेंडर्स डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट एंट्री होगी। अब ये वेंडर्स डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट एंट्री जब होगी और एट पार पे डिबेंचर दिए गए होंगे, तो आप यहां पर देखेंगे कि जो डेबिट की वैल्यू है और जो क्रेडिट में डिबेंचर की वैल्यू है वो दोनों इक्वल हो जाएंगी अपने आप। कारण क्योंकि जब डिबेंचर पार पे दिए गए होंगे तो डिबेंचर हमेशा नंबर इनटू फेस वैल्यू, याद रखना है रूल कि डिबेंचर हमेशा अपनी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होंगे। अब जब डिबेंचर आपने पार पे दिए हैं तो वेंडर के आगे आने वाली वैल्यू जो होगी और जो डिबेंचर की वैल्यू के दोनों इक्वल होगी, कोई भी डिफरेंस डेबिट क्रेडिट में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने वेंडर को डिबेंचर प्रीमियम पे दिए हैं तो आपकी एंट्री वेंडर डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट, जब भी डिबेंचर मल्टीप्लाई होंगे तो उनके नंबर हमेशा उनकी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होंगे, डिफरेंस क्रेडिट में चला जाएगा। जो क्रेडिट में डिफरेंस चला जाएगा वो ऑब्वियसली आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जाएगा। जितने नंबर ऑफ डिबेंचर हैं उनको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पर डिबेंचर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब आपका डेबिट और क्रेडिट ऑटोमेटिकली अपने आप ही क्या हो जाएगा, इक्वेट कर जाएगा। यानी पर आपने ये बात ध्यान रखनी होती है कि डिबेंचर जब भी मल्टीप्लाई हो तो वो अपनी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाए, ये आपको याद रखना होता है। लेकिन अगर डिबेंचर को आपने किसी और वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर एंट्री गलत हो जाएगी। और ये जो वेंडर की वैल्यू डेबिट में है और डिबेंचर क्रेडिट में है, इसके बाद सेकंड केस में जो डिफरेंस आएगा वो प्रीमियम में जाएगा। और थर्ड केस में अगर आपने डिबेंचर वेंडर्स को डिस्काउंट पे दिए होंगे तो आपकी एंट्री होगी वेंडर्स डेबिट, वेंडर डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। यहां जो डिबेंचर्स अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे, यहां पर नंबर ऑफ डिबेंचर इनटू में फेस वैल्यू ही रखना है। ऑटोमेटिकली आपका जो डिफरेंस है वो डेबिट में नजर आने लगेगा आपको, उसको आपने डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में डेबिट कर देना है, नंबर ऑफ डिबेंचर इनटू फेस वैल्यू। तो आपकी एंट्री हो जाएगी वेंडर डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। और यहां आकर के आपका आंसर एंड हो जाता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये जो डिबेंचर हमने वेंडर्स को दिए हैं, इनकी ये डिबेंचर हमने परमानेंटली वेंडर्स को नहीं दिए हैं। हमने ये डिबेंचर वेंडर को 2 साल के लिए, 3 साल के लिए एंड सो एज मतलब इट विल बी मेंशन दैट फॉर हाउ मेनी नंबर ऑफ इयर्स वी हैव इशूड द डिबेंचर्स। तो उतने नंबर ऑफ इयर्स के बाद इन डिबेंचर्स की रिडम्पशन होगी। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर्स भी होता है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर टू वेंडर्स होता है। तो ये डिबेंचर परमानेंट नहीं दे दिए उनको, हमने हमने उनको ये कहा था कि आप कुछ समय के लिए डिबेंचर्स रख लीजिए, उसके बाद हम आपको पैसा अरेंज करके दे देंगे। नहीं, हमारे पास उस समय पैसा नहीं था तो हमने बाद में हमने कहा कि भाई फिलहाल के लिए आप डिबेंचर्स रखिए, जब हम फंड्स अरेंज कर लेंगे इतने नंबर ऑफ ईयर्स के बाद तो हम आपसे डिबेंचर वापस लेकर के आपका रुपया दे देंगे। यानी वेंडर को फाइनली मिलना रुपया ही है, पर इमीडिएट रुपया नहीं था तो हमने डिबेंचर्स दे दिए। और जब तक हम उनको रीपेमेंट नहीं करते तो लाइकली टू ऑल डिबेंचर जो हमने पब्लिक को भी इशू करे होते हैं, हम अपने डिबेंचर जो वेंडर्स को दिए हैं उनके ऊपर वेंडर को रेगुलर इंटरेस्ट पे करते रहेंगे। क्योंकि वेंडर क्यों आपसे डिबेंचर लेगा, उसको क्या फायदा है, तो एक तो हमें उसको इंटरेस्ट देना होगा, यही उसका बेनिफिट है। और जब तक हम रिडम्पशन नहीं कर देते हम वेंडर को इंटरेस्ट देते रहेंगे। जब वेंडर से डिबेंचर वापस लेकर रुपया दे देंगे तो फिर हम उसको फिर इंटरेस्ट देना बंद कर देंगे। तो इन डिबेंचर्स की भी रिडम्पशन होती है और
इन पे भी इंटरेस्ट भी पे किया जाता है वेंडर्स को। तो ये 3 एंट्री का टॉपिक होता है परचेज का, पार्ट पेमेंट करने का और डिबेंचर को इशू करने का।